हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं और पवन गुप्ता आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। मैं आप सबसे राजनीतिक मसलों के बजाय मैं चाहता हूं कि एक सामाजिक जागरूकता की आज डिबेट है। सामान्य तौर पर दलित विमर्श, दलित हितों पर मीडिया वाले बात करते नहीं हैं, पर मैं चाहता हूं कि इस फोरम का इस्तेमाल आप लोग उस कम्युनिटी के उत्थान, उनके एम्पावरमेंट और उनको कैसे और अधिकार और सामाजिक सम्मान मिले, इस पर अगर केंद्रित रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। साक्षी जी, स्वागत आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दलितों के हित, उनके विचार और उनके विमर्श को भारतीय जनता पार्टी ने कितना अपनाया। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी जी, आवाज आप बोले, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज इको कर रही है लेकिन। हाँ, मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलती रहें। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन करती हूँ। मैं अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सशक्त नमन करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जब से 2017 के बाद से जनता ने हमें मौका दिया था, एक बड़ा बदलाव हमने उत्तर प्रदेश में महसूस किया है। आज तक दलितों को वोट बैंक की तरह तो हमेशा माना जाता था। हमने देखा है 4 बार, जैसा अभी आप बता रहे थे कि सत्ता का स्वाद भी चखा है, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? क्या दलितों का उत्थान हुआ? माननीय मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनका तो उत्थान हुआ, लेकिन दलितों का कुछ खास उत्थान नहीं हुआ। ये बात सच है कि बाकी अन्य राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर है। आप ये कहना चाहती हैं कि मायावती ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, जितना आज तक हो सकता था, जितना दलितों ने मायावती जी के लिए किया, उतना उन्हें बदले में नहीं मिला। अगर उतना मिल गया होता तो आज राशन की लाइन में सबसे आगे, सबसे ज्यादा मात्रा में दलित नहीं होता। अच्छा, आपके स्काइप का ऑडियो ऑन कर दें। आपके स्काइप का ऑडियो बंद है, उसको ऑन करें आप। जी, आवाज अब क्लियर है? परफेक्ट आ रही, गो अहेड जी। लेकिन मेरी आवाज अभी भी इको कर रही है। मैं उसको ठीक करा रहा हूँ, आप उसको निकाल के बात कर सकते हैं। देखिए, बहन मायावती जी के लिए दलितों ने अपना भगवान माना, उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री भी बनाया है। ऐसा शायद पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है कि एक दलित महिला, वो भी महिला, 4 बार मुख्यमंत्री बनी हो। और उत्तर प्रदेश जिसकी राजनीति में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है, सबसे बड़ा, अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश में है। ऐसे प्रदेश में अगर कोई दलित महिला 4 बार मुख्यमंत्री बनती है तो उम्मीद की जाती है कि दलितों की स्थिति यहाँ पे बेहतर होगी। लेकिन देखने को क्या मिलता है, आज अस्पताल में सबसे बड़ी लाइन जो होती है उसमें दलित सबसे ज्यादा होते हैं। अनाज के लिए आज जब लाइन लगती है तो उसमें दलित खड़े होते हैं। नौकरी में अगर देखा जाए तो वहां पे भेदभाव किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज दलितों ने का जो पहले वो मायावती जी के साथ थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पे उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। वही अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने सबको साथ लेके कार्य किया है। आपने अभी कहा कि अस्पतालों के बाहर सबसे ज्यादा लाइन, नौकरियों की सबसे ज्यादा दरकार और उपेक्षा सर्वाधिक दलित समाज की है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के शासन करते हुए 7वां वर्ष है। अगर अभी भी ये स्थिति है तो आपको अपने बारे में विचार करना चाहिए। मैं वही बताना चाह रही हूँ, जब से हमारी सरकार आई है हमने सबको साथ में लेके चला है। हमारे जब से कार्यकाल शुरू हुआ है तब से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यही कारण है कि दलित 2022 में स्पेशली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में दलित वोट बैंक हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमारी कार्यशैली देखी है 2017 से। क्या आप बता सकती हैं कि बीजेपी ने दलित समाज के लिए, आपकी सरकार जो 7वां वर्ष प्रवेश कर चुकी है, आपने क्या किया है? मुझे 4-5 हाइलाइट्स बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी, जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो आज तक सबसे बड़ी जो उसमें कमी थी, जो दलितों के पास ही नहीं थी, चाहे सर पे पक्की छत की बात की जाए, चाहे अनाज की बात करी जाए, या फिर मतलब जो एक हॉस्पिटल, ये जो आयुष्मान योजना के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया गया है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन स्पेसिफिक दलितों के बेस्ड आधारित योजनाएं हैं जो आपकी सरकार ने की है। जैसे मैं आज तेलंगाना का पढ़ रहा था, दलित बंधु वो चलाते हैं, बहुत अच्छी बढ़िया योजना है। देखिए, ये जो हमारी जो मैंने बताया आपको, जैसे हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाभ होता है इसका दलितों को होता है, क्योंकि देखिए सबको साथ में लेके चलता है। गरीबी किसी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गरीबी देखनी पड़ती है, लेकिन कोई दलितों को केंद्रित करते हुए स्पेसिफिक योजना नहीं है आपके पास।
नहीं, देखिए दलितों के लिए है, सब में सामान का अधिकार दिया जाता है। पहले सिर्फ उन्हें ठगा जाता था, आज उनके लिए अगर कोई योजना बनती है तो उसका लाभ उन्हें सीधे मिलता है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। वो तो सारी समाज को मिलता है, अपर कास्ट को भी, ओबीसी को भी और एससी को भी। आप दलित समाज के लिए अकेले, मतलब उनके लिए क्या, उनके उत्थान के लिए कर रहे हैं? देखिए, जो ये अगर अभी तक पिछली जो सरकारें थी, अगर उन्होंने दलितों के लिए कुछ कार्य किया होता तो जो पक्के मकान है, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देनी पड़ती। तो पहले मूलभूत सुविधा, चाहे फिर वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, सबको पहले कम से कम मूलभूत सुविधा तो मिलती। तो ये भी आजादी के 75 वर्षों के बाद में मिलनी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर जो दलित वोट बैंक आकर्षित हुआ है, उसमें उन्होंने देखा है कि हमारी जो हमें जरूरत थी, उसका जो हमारी समस्या थी, उसका समाधान किसने किया? थैंक यू साक्षी जी, हमारे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे राउंड में मैं आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं।